नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं एक नई नॉवल स्टार्ट कर रहा हूँ। नॉवल का नाम है हत्या की रात, जो आप ही लोगों के द्वारा ज़्यादा वोटिंग के कारण चुनी गई है। ये नॉवल लिखा है सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है सुनील। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हत्या की रात नॉवल का पार्ट 1। पार्वती की नींद खुल गई। नींद खुलने का कारण उसकी समझ में नहीं आया था, लेकिन एकाएक उसका मन एक विचित्र प्रकार की बेचैनी से भर उठा था। खुली खिड़की के रास्ते से पूरे चांद की रोशनी उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। उसने गर्दन घुमाकर अपने पलंग से केवल 4 फुट दूर बिछे हुए पलंग की ओर देखा और फिर वो एकदम अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। उसने हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप का स्विच ऑन किया और लैंप की बगल में रखा चश्मा उठाकर अपनी नाक पर लगा लिया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव उभर आए थे। मंजुला अपने बिस्तर पर नहीं थी। पार्वती एक धनाढ्य विधवा थी और मंजुला उसकी इकलौती बेटी थी। अपने जीवन काल में पार्वती के पति ने मंजुला को इतनी आज़ादी दे रखी थी कि पार्वती के लिए मंजुला को किन्हीं बंधनों में बांध कर रख पाना असंभव था। इतनी आज़ादी के कारण बचपन से ही मंजुला को अपने रहन सहन में और कार्यकलापों में किसी का दखल या किसी प्रकार की रोक टोक पसंद नहीं थी। और विशेष रूप से अब, जबकि वो 22 साल की एक आकर्षित लेकिन जिम्मेदार युवती बन चुकी थी, वो ये कतई सहन नहीं कर पाती थी कि कोई उसे ये समझाए कि उसके लिए भला क्या था और बुरा क्या था, चाहे समझाने वाली उसकी माँ हो या कोई और हो। पार्वती को अपनी बेटी की सूझबूझ और चाल चरित्र पर पूरा भरोसा था, लेकिन एक अज्ञात सा डर हमेशा उसके मन को कचोटता रहता था। कहीं मंजुला ज़्यादा होशियारी दिखाती दिखाती धोखा न खा जाए, कहीं कोई ऊंच नीच न हो जाए। पार्वती बिस्तर से उठी, खड़ी हुई और सोचने लगी, मंजुला कहाँ हो सकती है। संभव है अभी वो महेश कुमार के कॉटेज से लौटी ही ना हो और उसकी प्रतीक्षा करती करती वो खुद न जाने कब सो गई हो। महेश कुमार का कॉटेज उनके कॉटेज से लगभग 2 फरलांग दूर झील के किनारे पर स्थित था। महेश कुमार एक बहुत बड़े उद्योगपति का बेटा था और वो कॉटेज वो लोग साल भर में 1-1.5 महीना ही इस्तेमाल किया करते थे। साधारणतया वे लोग तभी उस कॉटेज को आबाद किया करते थे जब वे जीवन की एक रूपता से बहुत तंग आ जाते थे और एकांत की ज़रूरत महसूस करने लगते थे। आजकल कॉटेज में महेश कुमार अकेला रहता था। झील में मंजुला को एक दुर्घटना से बचाने के चक्कर में उसकी टांग टूट गई थी। उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और वो अपना अधिकतर समय कॉटेज में ही गुजारता था। मंजुला स्वयं को उसका एहसानमंद महसूस करती थी, इसलिए कभी कभार उसका हालचाल पूछने के लिए उसके कॉटेज में चली जाया करती थी। पार्वती को इसमें कोई ऐतराज़ की बात दिखाई नहीं देती थी और अगर उसे कोई ऐतराज़ होता तो भी वो प्रकट न करती। मंजुला से संबंधित किसी भी मामले में मंजुला का ही फैसला महत्वपूर्ण और सर्वोपरि होता था। मानवता के नाते महेश कुमार के स्वास्थ्य के प्रति दिलचस्पी दिखाना मंजुला अपना कर्तव्य समझती थी। 2 दिन बाद महेश कुमार वापस राजनगर स्थित कोठी में अपने परिवार के साथ रहने के लिए चला जाने वाला था। उस रात को उसने मंजुला को डिनर के लिए बुलाया था। महेश कुमार के पास 8 मिलीमीटर का प्रोजेक्टर था, जिस पर वो बाद में मंजुला को कुछ फिल्में दिखाने वाला था। मंजुला ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। वो पार्वती को 11 बजे तक लौट आने के लिए कह गई थी, लेकिन आधी रात के बाद तक भी मंजुला का पलंग खाली था। पार्वती ने अपने शरीर को एक गर्म शॉल से लपेटा और बेडरूम से बाहर निकल आई। उसने स्लीपर उतार कर सैंडल पहन ली और कॉटेज से बाहर निकल आई। वो कॉटेज की बगल में बने हुए गैराज की ओर बढ़ी। उसने गैराज की लकड़ी का द्वार खोलकर चांद की रोशनी में ही भीतर झांका। भीतर कार नहीं थी। इसका मतलब था मंजुला अभी महेश कुमार के कॉटेज से ही नहीं लौटी थी। वो कार साथ लेकर गई थी। झील के किनारे किनारे पगडंडी के रास्ते से महेश कुमार का कॉटेज केवल 2 फरलांग दूर था, लेकिन उनके और महेश कुमार के कॉटेज में संपर्क स्थापित करने वाली सड़क चक्कर काटकर आती थी। इसलिए उस रास्ते से महेश कुमार का कॉटेज लगभग आधा मील दूर पड़ता था। पार्वती कुछ क्षण अनिश्चित सी चांद की रोशनी में अपने कॉटेज के सामने खड़ी रही। वातावरण में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ों की झूरमुट में से महेश कुमार के कॉटेज का साया सा दिखाई दे रहा था। आसपास और भी 10-15 कॉटेज थे, जिनकी ढलुआ छत चांद की रोशनी में चमक रही थी। पार्वती की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे महेश कुमार के कॉटेज पर जाना चाहिए था या नहीं। उसी क्षण किसी नारी कंठ से निकली हुई एक चीख उसके कानों में पड़ी। आवाज़ निश्चय ही महेश कुमार के कॉटेज की ओर से आई थी। केवल एक क्षण के लिए पार्वती रात के सन्नाटे में भूत सी बनी खड़ी रही। फिर उसके शरीर में नौजवानों जैसी फुर्ती आ गई
और वो तेज कदमों से महेश कुमार के कॉटेज की ओर जाने वाली पगडंडी की ओर चल दी। रास्ता भीगा पड़ा था। लगता था थोड़ी देर पहले किसी समय बारिश हुई थी। अभी भी बेहद ठंडी हवा में नमी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। पार्वती के जबड़े कस गए। उसने शॉल और अच्छी तरह से अपने शरीर के साथ लपेट ली और दृढ़ता से गीली पगडंडी पर चलती रही। 3-4 साल पहले झील के आसपास की जमीन खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल की जाती थी और वो इलाका राजनगर के जीवन और आधुनिकता से एकदम कटा हुआ था। तब झील के किनारे केवल 3-4 ही कॉटेज थे, जिनमें से एक कॉटेज पार्वती का था और बाकी सब किसानों के झोपड़े थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन हुए थे कि वहाँ खेतीबाड़ी का सिलसिला घट गया था। शहर के लोग उस स्थान में पिकनिक स्पॉट के रूप में दिलचस्पी लेने लगे थे और फिर कुछ अमीर लोगों ने अपने आराम के लिए कॉटेज बनवा लिए थे और अब तो सुना गया था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा होटल और बैटिंग क्लब बनने वाला था। पार्वती महेश कुमार के विशाल कॉटेज के सामने जा पहुंची। कॉटेज के दरवाजे बंद थे और लगभग सभी खिड़कियों पर मोटी टैपेस्ट्री के पर्दे पड़े हुए थे। केवल साइड की एक खिड़की में से प्रकाश की किरणें बाहर फूट रही थी। पार्वती जल्दी से मुख्य द्वार के सामने पहुंची और उसने घंटी के बटन पर उंगली रख दी। भीतर कहीं घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। पार्वती धड़कते दिल से प्रतीक्षा करने लगी। उसके मानस पटल पर मंजुला की सूरत उभर रही थी। कानों में बार बार वो चीख गूंज रही थी और दिल में बड़े भयानक विचार उभर रहे थे। घंटी की आवाज़ की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने एक बार फिर घंटी का बटन दबाया। इस बार कम से कम आधे मिनट तक घंटी बजती रही। कोई उत्तर ना मिला। पार्वती के दिल में आशंकाएं और प्रबल हो उठी। वो द्वार से हट गई और उसने एक खोजपूर्ण दृष्टि अपने चारों ओर घुमाई। मंजुला की कार उसे कहीं दिखाई नहीं दी। संभव था कि मंजुला तब तक अपने कॉटेज पर पहुंच चुकी हो, लेकिन वो चीख उसने सावधानी से कॉटेज का चक्कर लगाना आरंभ कर दिया। बगल की खिड़की के समीप पहुंचकर वो ठिठक गई। खिड़की के शीशे बुरी तरह से टूटे हुए थे और बाहर राहदारी में कांच ही कांच फैला हुआ था। कांच के टुकड़े चांद की तरह कमरे के भीतर से फूटने वाले कृत्रिम प्रकाश में चमक रहे थे। उन शीशों के ऊपर से कार के टायरों के गुजरने के ताजा निशान बने दिखाई दे रहे थे। कोई कार बारिश बंद होने के बाद किसी समय वहां से गुजरकर कॉटेज के बाहर की ओर गई थी। पार्वती सावधानी से खिड़की के समीप पहुंची। उसने देखा जमीन पर फैले कांच के टुकड़ों के बीच में ही खिड़की के टूटे शीशे के साथ साथ कई टुकड़े मुंह देखने वाले शीशे के भी थे। पार्वती दहल गई। उसका मन किसी अनहोनी घटना के घटित होने की गवाही देने लगा। खिड़की बहुत ऊंची थी। उसमें से भीतर झांक पाना पार्वती को असंभव लगा। वो वापस मुख्य द्वार के सामने पहुंची और फिर घंटी बजाने लगी। साथ ही उसने द्वार भी बड़बड़ाना आरंभ किया, लेकिन भीतर से कोई उत्तर ना मिला। वो लपक कर कॉटेज के पिछवाड़े पहुंची और पिछला दरवाज़ा बड़बड़ाने लगी। पिछला दरवाज़ा भड़ाक से खुल गया। वो भीतर से बंद नहीं था। पार्वती क्षण भर हिचकिचाई और फिर भीतर घुस गई। मंजुला, मंजुला, उसने आवाज़ लगाई। महेश बाबू, मंजुला। सन्नाटे में उसकी आवाज़ की गूंज के अलावा और किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई। पार्वती आगे बढ़ी। किचन, पेंट्री और एक अन्य कमरे से होती हुई वो उस कमरे में जा पहुंची जिसकी खिड़की के टूटे हुए शीशे वो बाहर से देख चुकी थी। कमरे के बीच में पहियों वाली कुर्सी पर महेश कुमार का निश्चेष्ट शरीर पड़ा था। उसकी सफ़ेद कमीज पर एक बहुत बड़ा खून का धब्बा था, जिसके बीच में एक ऐसा सुराख दिखाई दे रहा था जो केवल रिवॉल्वर की गोली द्वारा ही बन पाना संभव था। कुर्सी के आसपास का सारा फर्श भी कांच और शीशे के टुकड़ों से भरा पड़ा था। दीवार से एक बड़ी सी तस्वीर फर्श पर गिरकर टूट गई थी और उसके शीशे के टुकड़े भी फर्श पर पहले से फैले हुए टुकड़ों में वृद्धि कर रहे थे। कुर्सी के पास एक और खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। कांच के टुकड़ों के बीच में वृद्ध के पैरों के पास एक टूटा हुआ कॉम्पैक्ट पाउडर का एक ऐसा छोटा सा गोल डब्बा, जिसके ढक्कन में भीतर की ओर शीशा लगा होता है, पड़ा था। पार्वती उस कॉम्पैक्ट को खूब पहचानती थी। वो कॉम्पैक्ट मंजुला का था। उसके राजकुमार नामक एक वकील मित्र ने वो उसे उसके पिछले जन्मदिन पर भेंट स्वरूप दिया था। कितनी देर पार्वती बुत सी बनी लाश के सामने खड़ी रही, लेकिन पार्वती का शरीर ही बुत की तरह जड़ था। उसकी आंखें फिरकनी की तरह सारे कमरे में घूम रही थी। फिर उसने स्वयं को नियंत्रित किया और काम में जुट गई। बड़ी शांति और मेहनत से उसने उस कमरे से हर वो चीज़ गायब करनी शुरू की जो मंजुला का संबंध महेश कुमार की मृत्यु से जोड़ सकती थी। प्रताप चंद ने झंझोड़कर अपनी बीवी को जगाया। क्या है? इंदिरा बिना आंखें खोले तिक्त स्वर में बोली। अभी तुमने सुना कुछ? प्रताप चंद ने पूछा। उत्तर देने के स्थान पर इंदिरा ने करवट बदली और फिर सो गई। प्रताप चंद ने उसे फिर झंझोड़ा। इंदिरा बेहद गहरी नींद सोती थी। एक बार सो जाने के बाद उसके कानों के पास नगाड़े भी बजते रहे तो भी वो नहीं जागती थी। प्रताप चंद ने उसे झंझोड़ना बंद नहीं किया। अंत में उसने आंखें खोल दी। क्या है बाबा? वो खींच भरे स्वर में बोली। अभी तुमने कुछ शोर नहीं सुना?
प्रतापचंद ने पूछा। कैसा शोर? इंदिरा आंखें मलती हुई बोली। अभी मुझे गोली चलने की और झनाक से शीशे टूटने की आवाज़ आई थी। लगता है कहीं कोई गड़बड़ है। इंदिरा की स्त्री सुलभ जिज्ञासा एकदम जाग उठी। वो एकदम पलंग पर उठकर बैठ गई और उत्सुकतापूर्ण स्वर में बोली, कहाँ से आई थी ये आवाज़ें? मेरे ख्याल से महेश कुमार के कॉटेज से। प्रतापचंद बोला। वहीं अभी तक भी एक कमरे में बत्तियां जल रही हैं। मैंने अभी खिड़की से बाहर झांक कर देखा था। मुझे कॉटेज में प्रकाश दिखाई दिया था, लेकिन और कुछ नहीं दिखाई दिया था। दूरबीन से देखें? इंदिरा बोली। हमें क्या ज़रूरत है? प्रतापचंद बोला। तुम कह रहे थे ना कि तुमने गोली चलने की आवाज़ भी सुनी थी। शायद कोई भारी गड़बड़ हो। अच्छा, प्रतापचंद बेमन बोला। कहाँ रखी है मेरी दूरबीन? मैं देखती हूँ, इंदिरा बोली और उठकर अलमारी टटोलने लगी। जब से महेश कुमार इस कॉटेज में आया है, कोई ना कोई हंगामा होता ही रहता है, प्रतापचंद बोला। उसकी टांग टूट जाने के बाद कुछ शांति हुई थी, लेकिन अब लगता है कि फिर वही सिलसिला शुरू हो गया है। इंदिरा चुप रही। अलमारी के बाद अब वो मेज के दराजों में दूरबीन ढूंढ रही थी। मैं तो भगवान कसम उस घड़ी को कोसता हूँ जब महेश कुमार ने इस इलाके में कदम रखा था। इसी के चक्कर में फंसकर मैंने झील के किनारे की 200 एकड़ जमीन इसे बेच दी थी। तो इसमें शिकायत या ऐतराज की कौन सी बात है? इंदिरा बोली। आपने जमीन की जितनी कीमत मांगी उसने अदा कर दी। अब ये तो आपकी गलती है कि आपने ज्यादा कीमत नहीं मांगी, लेकिन उस समय मुझे ये थोड़ी ना मालूम था कि वो झील के किनारे होटल बनाने के लिए जमीन खरीद रहा था। मैं तो समझा था कि वो खेती वगैरह करने के लिए जमीन खरीद रहा था। उस समय तो मैं खुश था कि मैंने महेश कुमार को जमीन चौगुनी कीमत में बेचकर उसे बेवकूफ़ बना लिया था, जबकि वास्तव में उसने आपको बेवकूफ़ बनाया था। इंदिरा व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली। सारा इलाका आप पर हंसता है। हंसने वाली बात ही है, प्रतापचंद बोला। अगर मुझे ये भनक मिल जाती कि महेश कुमार मेरी ज़मीन होटल बनवाने के लिए खरीद रहा था, तो मैं उसे ज़मीन की कम से कम 20 गुना अधिक कीमत वसूल करता। खैर छोड़िए, इंदिरा बोली। अब तो वे लोग हमारे पड़ोसी हैं। इससे पहले कि प्रतापचंद कोई उत्तर दे पाता, नारीकंठ की एक तेज चीख रात की निस्तब्धता को चीरती हुई उसके कानों में पड़ी। इंदिरा क्षण भर के लिए सकते में आ गई और फिर अगले ही क्षण बड़ी तेजी से मेज की दराज टटोलने लगी। प्रतापचंद लपक कर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। अंत में दूरबीन इंदिरा को मिल गई। वो भी खिड़की की ओर झपटी। वो दूरबीन आंखों पर लगाकर बाहर झांकने लगी। मुझे दो, प्रतापचंद उतावले स्वर में दूरबीन की ओर हाथ बढ़ाता हुआ बोला। ठहरिए थोड़ी देर, इंदिरा उसका हाथ झटकती हुई बोली। वो दूरबीन में बदस्तूर देखती रही। पार्वती के कॉटेज में भी रोशनी दिखाई दे रही है। शायद उन लोगों ने भी चीख सुनी हो, प्रतापचंद बोला। हो सकता है। जरा दूरबीन मुझे दो ना। थोड़ी देर ठहरो बाबा, इंदिरा बोली। मुझे महेश कुमार का कॉटेज ढूंढने दो। तुम्हारे ख्याल से क्या हुआ होगा? प्रतापचंद ने पूछा। होना क्या है? वही पुराना किस्सा दोहराया जा रहा होगा। महेश कुमार की कोई नई प्रेमिका कॉटेज में आई होगी और महेश कुमार की किसी बात पर या उसकी जोर जबरदस्ती पर भड़क उठी होगी। कुछ दिखाई दे रहा है? अभी नहीं, थोड़ी देर ठहरिए। प्रतापचंद चुप हो गया। इंदिरा कितनी ही देर यूं ही दूरबीन से आंख सटाए खड़ी रही और फिर एकाएक बोल पड़ी। हे भगवान, महेश कुमार के कॉटेज में उसके कमरे की खिड़की टूटी पड़ी है और भीतर कोई घूम रहा है। इंदिरा एकदम उत्तेजित हो उठी थी। उसने दूरबीन से दृष्टि हटाए बिना प्रतापचंद से पूछा, अभी आप क्या कह रहे थे? कैसा शोर सुना था आपने? प्रतापचंद ने जम्हाई ली और नींद भरे स्वर में बोला। मुझे लगा था जैसे गोली चली हो और कहीं शीशे टूट रहे हो। उन्हीं आवाज़ों के कारण मेरी नींद खुल गई थी, लेकिन संभव है मुझे वहम ही हुआ हो। संभव है कोई कार ठीक से स्टार्ट ना हो रही हो और बैकफायर कर रही हो। मैं उसे गोली और शीशे टूटने की आवाज़ समझ बैठा हूँ। उसी क्षण इंदिरा एकदम बोल उठी। हे भगवान, ये तो मंजुला की माँ है। महेश कुमार के कमरे में तो मंजुला की माँ घूम रही है। प्रतापचंद ने इंदिरा के हाथ से दूरबीन झपट ली और उसे अपनी आंखों पर लगाकर बाहर देखने लगा। इंदिरा ने विरोध करने का उपक्रम किया, लेकिन फिर विचार त्याग दिया और उत्कंठापूर्ण भाव से पति की बगल में खड़ी होकर नंगी आंखों से ही बाहर झांकती हुई सोचने लगी कि इतनी रात गए पार्वती महेश कुमार के कॉटेज में क्या कर रही थी। पार्वती ही है। प्रतापचंद अपने बेडरूम की खिड़की से 300 फुट दूर महेश कुमार के कॉटेज पर दूरबीन फोकस करता हुआ बोला। वो बड़ी तत्परता से सारे कमरे में घूम रही है। महेश कुमार भी है? इंदिरा ने व्यग्र स्वर में पूछा। नहीं, प्रतापचंद बोला। महेश कुमार तो दिखाई नहीं दे रहा। मेरे ख्याल से तो वो कमरे में अकेली ही है। लेकिन वो कर क्या रही है? जमीन से कुछ उठा रही है। तुम्हारे ख्याल से खिड़की कैसे टूटी होगी? मुझे तो कोई भारी गड़बड़ मालूम होती है, इंदिरा ने राय दी। क्या गड़बड़? शायद महेश कुमार की अपनी किसी प्रेमिका से मार कुटाई हो गई है। लेकिन लड़की तो कोई है नहीं वहाँ तो केवल पार्वती दिखाई दे रही है। तो फिर चीख इसी की होगी। लेकिन वो इतनी रात गए वहाँ क्या कर रही है? भगवान जाने। इंदिरा ने कंधे उचकाए। फिर वो एकाएक बोली, हो सकता है मंजुला भी वहीं हो और मंजुला के साथ ही महेश कुमार कुछ गड़बड़। शट अप,
मंजुला ऐसी लड़की नहीं है। तो फिर आखिर उसकी माँ क्या कर रही है वहाँ? प्रतापचंद चुप रहा। एकाएक उसने दूरबीन अपने नेत्रों से हटा दी और बोला, मैं वहाँ जा रहा हूँ। कहाँ? इंदिरा आश्चर्यपूर्ण स्वर में बोली, महेश कुमार के कॉटेज में। क्यों, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? शायद वहाँ कोई चोर घुस आया हो और उसी ने ये सब हंगामा मचाया हो। संभव है महेश कुमार को भी शारीरिक रूप से कोई नुकसान पहुंचाया हो उसने। संभव है पार्वती केवल सहायता करने की भावना से ही वहां पहुंच गई, जैसे मैं अभी वहां जाने की सोच रहा हूं। टाइम क्या हुआ है? इंदिरा ने द्वार के पास पहुंचकर दूसरे कमरे में रखी घड़ी की ओर झांका। 2:30 बजे हैं, वो बोली। मैं बाहर जा रहा हूँ। प्रतापचंद वार्डरोब में से ओवरकोट निकालकर पहनता हुआ बोला, और भगवान के लिए पार्वती के बारे में अभी जबान बंदी रखना, तुम बोलती बहुत हो। क्या मतलब? इंदिरा नाराज स्वर में बोली, मतलब ये कि किसी को ये मत कहना कि रात के 2:30 बजे तुमने पार्वती को महेश कुमार के फ्लैट में देखा था। क्यों ना कहूँ? खामखा उनकी बदनामी होगी। लोग मंजुला और महेश कुमार के बारे में उल्टी सीधी अटकलें लगाने लगेंगे। लेकिन अगर कोई वाकई गंभीर बात हुई तो? मंजुला और उसकी माँ जैसे लोग कभी कोई गंभीर बात कर सकते हैं? आप कहते थे कि आपने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। इंदिरा संदिग्ध स्वर में बोली, मुझे वहम हुआ होगा। मैं सोते से उठा था। मैं किसी कार की बैकफायरिंग की आवाज़, गोली की आवाज़ समझ बैठा होऊंगा। इंदिरा, अगर सच्ची कोई भारी गड़बड़ हुई तो पार्वती इतनी लापरवाही से वहाँ ना घूम रही होती। लगता है कोई मामूली सी बात है। मामूली सी बात नहीं है, इंदिरा विरोधपूर्ण स्वर में बोली। अगर मामूली बात नहीं भी है तो भी हमें इस बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए। वे बड़े लोग हैं, हमें उन्हें सहयोग देना चाहिए। पड़ोसी के नाते हमें इतनी शराफत तो दिखानी ही चाहिए। इंदिरा चुप हो गई। प्रत्यक्ष था वो अपने पति के विचारों से सहमत नहीं थी। प्रतापचंद चुपचाप बाहर निकला। इंदिरा ने दूरबीन आंखों से लगा ली और फिर महेश कुमार के कॉटेज की ओर झांकने लगी। पार्वती वहां से जा चुकी थी। इंदिरा निराश हो गई। वो खिड़की से हट गई। उसने दूरबीन मेज पर रख दी और फिर बिस्तर में घुस गई। उसकी दिलचस्पी समाप्त हो चुकी थी। धड़कते दिल से पार्वती वापस अपने कॉटेज के सामने पहुंची। गैरेज अभी भी खाली था। मंजुला कहाँ गायब हो गई थी? ये सवाल हथौड़े की तरह उसके दिमाग में बज रहा था। कहीं मंजुला डरकर भाग तो नहीं खड़ी हुई थी? अगर उसने ऐसा किया था तो उसने भारी मूर्खता भरी हरकत की थी। भागना तो एक प्रकार से अपना अपराध स्वीकार करने जैसा होता है। पुलिस को ये जानते देर नहीं लगने वाली थी कि पिछली रात महेश कुमार ने मंजुला को डिनर के लिए आमंत्रित किया था। पुलिस मंजुला से पूछताछ जरूर करेगी और जब उन्हें ये मालूम होगा कि मंजुला गायब थी तो सबसे पहले वो उसे हत्यारी ही समझेगी और फिर पकड़े जाने पर मंजुला को अपने उस एक्शन की कोई भी सफाई देना कठिन हो जाएगा। पार्वती का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसे पुलिस से पहले मंजुला को तलाश करना ही था। मंजुला कहाँ हो सकती है? वो वापस कॉटेज में घुस गई। मंजुला की जानकारी के दायरे में हर किसी को फ़ोन करके पूछना चाहिए कि मंजुला उनके यहाँ तो नहीं आई। उसने बेडरूम का द्वार खोला। एकाएक उसकी आंखों की पुतलियाँ फैल गई। मंजुला अपने पलंग पर मौजूद थी। तुम? अनायास ही पार्वती के मुंह से निकल गया। हाँ हाँ मैं, मंजुला आश्चर्यपूर्ण स्वर में बोली। इसमें हैरानी की कौन सी बात है मम्मी? तुम कब आई? पार्वती ने स्वयं को नियंत्रित करते हुए पूछा। ध्यान नहीं, काफ़ी देर हो गई है। क्यों? कार तो गैरेज में नहीं है, रास्ते में पंचर हो गया था। मैं कार को सड़क पर छोड़कर पैदल आ गई हूँ। और मम्मी, मंजुला संदिग्ध स्वर में बोली, तुम कहाँ गई थी? पार्वती ने उत्तर नहीं दिया। उसने देखा मंजुला ने कपड़े बदल लिए थे और जो साड़ी और ब्लाउज वो पहन कर गई थी वे एक कुर्सी की पीठ पर पड़े थे। पार्वती ने देखा ब्लाउज फटा हुआ था। उसने दोनों कपड़े उठा लिए और उनका निरीक्षण करने लगी। साड़ी भी 2 एक स्थान से फटी हुई थी। पार्वती मंजुला के पलंग पर उसके सामने बैठ गई और बोली, क्या हुआ था? मंजुला नजरें चुराने लगी। क्या हुआ था? पार्वती ने कठोर स्वर में पूछा। मंजुला एक क्षण चुप रही और फिर एकाएक अपने स्वर में अधिकार का पुट देती हुई बोली, मम्मी, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं अपना भला बुरा सोच सकती हूँ। ऐसी बातें पूछकर तुम मेरी स्वतंत्रता पर आघात कर रही हो। भाड़ में गई ऐसी आज़ादी। पार्वती एकदम भड़क कर बोली, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। महेश कुमार के कॉटेज में क्या हुआ था? मंजुला के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। लापरवाही का अभिनय कर पाना उसके लिए असंभव हो उठा। वो एकदम फफक कर रो पड़ी। पार्वती उसके चुप होने की प्रतीक्षा करने लगी। वो मुझसे जबरदस्ती करने लगा था, मंजुला से सिस्कियां लेती हुई बोली। वो क्या करने लगा था तुम उसे छोड़ो। पार्वती बोली, तुमने क्या किया था? मैं अपने आप को किसी प्रकार उसके बंधन में से छुड़ाने से सफल हो गई थी। उसकी एक टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो शैतान जैसी फुर्ती दिखा रहा था। मैंने पूरा जोर लगाकर उसे वापस उसकी पहियों वाली कुर्सी पर धकेल दिया था और वहां से भाग खड़ी हुई थी। रास्ते में गाड़ी में पंचर हो गया। मैं गाड़ी रास्ते में ही छोड़कर वापस पैदल आ गई। पार्वती ने अपने वस्त्रों में से टूटा हुआ कॉम्पैक्ट निकाला और उसे मंजुला के सामने रखती हुई बोली, ये तुम वहां छोड़ आई थी?
मंजुला ने झपट कर कॉम्पैक्ट उठा लिया। ये तुम्हें कहाँ मिला मम्मी? उसने पूछा। महेश कुमार के कॉटेज में, उसके कमरे में, पार्वती शांतिपूर्ण स्वर में बोली। मंजुला के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखों की पुतलियां फैल गई। तो वह हकलाती हुई बोली, मम्मी तुम वहां गई थी? पार्वती ने स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। महेश ने तुम्हें देखा था? उसने मुझे नहीं देखा, मैंने उसे देखा था। क्या मतलब? वो अपनी पहियों वाली कुर्सी पर मरा पड़ा था, किसी ने उसे गोली मार दी थी। कमरे की खिड़की टूटी पड़ी थी और कांच के टुकड़ों में तुम्हारा कॉम्पैक्ट पड़ा था। हे भगवान! पार्वती अपनी बेटी के बदलते चेहरे की बदलती रंगत को देखती रही। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैंने वहां से ऐसे सारे सूत्र हटा दिए हैं जिनसे यह प्रकट होता कि तुम वहां गई थी। अब तुम बड़ी आसानी से झूठ बोल सकती हो कि तुम वहां गई ही नहीं थी। तुम कह सकती हो कि महेश कुमार ने तुम्हें डिनर के लिए बुलाया था, लेकिन आखिरी क्षण पर तुमने वहां जाने का इरादा छोड़ दिया था। या फिर तुम वहां गई तो थी, लेकिन जल्दी ही लौट आई थी। मंजुला के मुंह से शांति की एक दीर्घ निश्वास निकल गई। मम्मी, वो गहरी सांस लेती हुई बोली, अब भगवान के लिए बत्ती बुझाओ और सो जाओ। एक आखिरी बात और बताओ, पार्वती बोली। पूछो, तुमने उसे मारा है? नहीं, मंजुला बोली। पार्वती ने और प्रश्न नहीं पूछा। वो चुपचाप उठी और अपने बिस्तर पर पहुंच गई। उसने बत्ती बुझाई और फिर लेट गई। उसे मंजुला सच बोलती नहीं लगी थी। लगभग 2 मिनट बाद उसके कान में मंजुला की आवाज़ पड़ी। मम्मी। हाँ, उसने उत्तर दिया। अभी जाग रही हो? हाँ। तुम्हें किसी ने महेश कुमार के कॉटेज में जाते या लौटकर आते देखा तो नहीं? नहीं। मंजुला चुप हो गई। वातावरण में धुंध छाई हुई थी और भोर का हल्का सा प्रकाश फैला हुआ था। अपने कॉटेज की निरंतर बजती हुई कॉलबेल की आवाज़ सुनकर पार्वती की नींद खुल गई। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसने अपनी दृष्टि मंजुला के बिस्तर की दिशा में दौड़ाई। मंजुला पहले ही जाग चुकी थी। उसके चेहरे पर भय के चिन्ह विद्यमान थे। इतनी सवेरे कौन आया होगा? पार्वती बड़बड़ाई। पुलिस, मंजुला उत्कंठापूर्ण स्वर में बोली। पुलिस? शब्द बम के गोले की तरह पार्वती की चेतना से टकराया। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से निकल पड़ी और बिस्तर के पास कुर्सी की पीठ पर रखी शॉल उठाकर अपने शरीर पर लपेटने लगी। घंटी फिर बजने लगी। मंजुला, वो तेज स्वर में बोली, याद रखना, तुम्हें पुलिस को क्या कहना है। तुम्हें महेश कुमार ने डिनर पर बुलाया था। डिनर के बाद सारे नौकर चले गए थे। फिर महेश कुमार ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और तुम उससे झगड़कर वहां से वापस चल पड़ी थी। रास्ते में तुम्हारी कार में पंचर हो गया था, इसलिए कार को वहीं छोड़कर बाकी का रास्ता तुमने पैदल ही तय किया था। तुमने घर आकर घड़ी तो नहीं देखी, लेकिन 12 बजने से बहुत पहले ही तुम वापस घर पहुंच चुकी थी। समझी? मंजुला ने स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। पार्वती जल्दी से कमरे के बाहर निकली और लकड़ी की सीढ़ियां उतरने लगी। कौन? उसने सीढ़ियां उतरते हुए आवाज देकर पूछा। उत्तर में घंटी फिर बज उठी। पार्वती ने जल्दी से आगे बढ़कर द्वार खोल दिया। चौखट पर प्रतापचंद खड़ा था। आप? पार्वती के मुंह से निकला। पार्वती देवी जी, नमस्ते। प्रतापचंद शिष्ट स्वर में बोला, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। इस समय? जी हाँ, अगर बात बहुत महत्वपूर्ण न होती तो मैं हरगिज भी आपको इस समय परेशान करने न आता। अच्छा, पार्वती अनिच्छापूर्ण स्वर में बोली। आइए, भीतर आइए। प्रतापचंद कॉटेज के भीतर घुस गया। पार्वती उसे ड्राइंग रूम में ले आई। फरमाइए, वो उसके सामने के एक सोफे पर बैठती हुई बोली। पार्वती जी, प्रतापचंद उलझनपूर्ण स्वर में बोला, समझ में नहीं आ रहा है कैसे बात शुरू करूं। देखिए, पार्वती बोर होती हुई बोली, अगर आप वाकई कोई महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं तो उसी बात से शुरू कीजिए। प्रतापचंद कुछ क्षण खामोश रहा और फिर बोला, आपने मेरा कॉटेज देखा है ना? देखा है। और महेश कुमार का? वो भी देखा है। महेश कुमार के कॉटेज के उसके कमरे की खिड़की एकदम हमारे बेडरूम की खिड़की के सामने पड़ती है। महेश कुमार कभी उस खिड़की पर पर्दा डालकर नहीं रखता, इसलिए हम उस खिड़की के रास्ते एकदम उसके कमरे में झांक सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? पार्वती अविश्वासपूर्ण स्वर में बोली। दोनों कॉटेजों में कम से कम 100 गज का फासला है। जी हाँ, प्रतापचंद स्वीकार करता हुआ बोला, लेकिन मेरे पास एक शक्तिशाली दूरबीन है। दूरबीन? पार्वती हड़बड़ाकर बोली। उसका दिल किसी भावी आशंका से कांप उठा। जी हाँ, प्रतापचंद बोला, मैंने महेश कुमार की बड़ी गंदी गंदी हरकतें देखी हैं, लेकिन यूं दूरबीन लेकर किसी के निजी जीवन पर निगरानी करते रहना तो कोई शराफत नहीं है। मैं मानता हूं जी, लेकिन मेरा इरादा बुरा नहीं था। दूरबीन द्वारा कभी कभार महेश कुमार के कॉटेज में झांक लेने का मेरा मतलब यही होता था कि अगर महेश कुमार हमारे ही इलाके की किसी लड़की के साथ कोई ज्यादती कर रहा हो तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर सकूं। आपने कभी अपने इलाके की कोई लड़की वहां देखी है? पार्वती ने अपने स्वर में लापरवाही का पुट देते हुए पूछा। कल मैंने मंजुला को देखा था, प्रतापचंद बोला। पार्वती इस उत्तर के लिए तैयार नहीं थी। वो एकदम घबरा गई। तो फिर क्या हो गया? प्रत्यक्ष में वो कठोर स्वर में बोली, मंजुला कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। जी हाँ, मैं जानता हूँ।
मंजुला पढ़ी लिखी और चरित्रवान लड़की है, फिर भी आप ऐसे संदर्भ से मंजुला का जिक्र कर रहे हैं? जी हाँ, केवल इसलिए क्योंकि पिछली रात महेश कुमार की उसकी कॉटेज में हत्या हो गई थी। पहले क्षण में इस सूचना की पार्वती पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन फिर एकाएक उसे ख्याल आया कि प्रताप चंद की नज़र में पार्वती के लिए ये एकदम ताज़ी और सनसनीखेज खबर थी। अगले क्षण वो एकदम चौंकने का अभिनय करती हुई बोली, अच्छा, ये तो बड़ी दुख की बात है। प्रताप चंद चुप रहा। पिछली रात मंजुला महेश कुमार के कॉटेज में गई थी, पार्वती बोली। महेश कुमार ने उसे डिनर पर इनवाइट किया था। डिनर के फौरन बाद ही वो वापस आ गई थी। मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं पार्वती जी, प्रताप चंद उसकी बात काटता हुआ बोला। मैं आपकी स्थिति समझता हूँ। ऐसी स्थिति में आपकी जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी यही कहता कि मेरी बेटी आधी रात से पहले ही आ गई थी। और फिर इसमें मंजुला का कोई दोष भी तो नहीं है। महेश कुमार आदमी ही ऐसा था। अगर ये काम मंजुला ने ना किया होता तो मंजुला जैसी ही कोई शरीफ लड़की कर देती। आप ये क्या कह रहे हैं? पार्वती रुक्ष स्वर में बोली। आप किस काम का जिक्र कर रहे हैं? आप ये अप्रिय बात मेरे मुंह से ही कहलवाना चाहती हैं? कौन सी अप्रिय बात? तो दोस्तों, ये था हत्या की रात नॉवल का पहला पार्ट। आपको ये थ्रिल और सस्पेंस से भरा हुआ नॉवल कैसा लग रहा है, उसकी राय आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।